हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 हम लोग कर रहे थे इमरजेंस ऑफ गांधी वाला, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसी का पार्ट 2, इसी चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको कल ही सेंड कर दिए थे, मैंने अगेन भी आपको सेंड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा आपका, वहां से आपको करना है 11 से 20 तक। आज उसी का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का जो है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए जो होगा, या क्वेश्चन नंबर 11 भी कहिए, वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द चंपारण सत्याग्रह 1917। पहला, महात्मा गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला। नंबर 2, द पॉपुलर लीडर्स एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह वर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड जेबी कृपलानी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है कि राजकुमार शुक्ला ने उनको इनवाइट किया था, रिक्वेस्ट किया था जी। तो राजकुमार शुक्ला थे, वो लोकल थे वहां के, और उन्होंने चंपारण, इन बिहार में है चंपारण, वहां पर उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के लिए बुलाया था गांधी जी को कि आप आइए यहाँ पर समस्या को सॉल्व करने में हेल्प करिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका सही है। दूसरा पॉइंट, इसके पॉपुलर लीडर्स कौन थे? देखिए गांधी जी जब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पंत और जेबी कृपलानी भी चंपारण पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये सारे सही हैं, तो आप इसमें सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में आपको विचार करना है। नंबर 1, द रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स वर्सेंड ड्यू टू रिफ्यूजल ऑफ बोनस हाइक बाय मिल ओनर्स। यानी कि जो मिल ओनर्स थे, मिल के मालिक थे, उन्होंने जब बोनस बढ़ाने से इनकार कर दिया, उससे जो वहां पे मजदूर थे और मिल मालिक थे, उनके बीच में समस्याएं क्रिएट हो गई। ठीक है, तो देखिए जो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन वाला मामला है, वो बेसिकली इशू था वहां पर प्लेग बोनस का, और प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू किया गया था, इसलिए था। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इट वाज नॉट बोनस हाइक, इट वाज ड्यू टू कह सकते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। ठीक है, जो प्लेग बोनस मिल रहा था उसको रोक दिया गया था, इसलिए वो लोग नाराज हो गए थे। ठीक है ना। और इसमें जो लड़ाई थी, उसमें बड़ा रोल प्ले कर रही थी अनुसुईया साराभाई। ठीक है, अनुसुईया साराभाई प्रोमिनेंट लीडर थी, और इनके केस को लड़ रही थी, इनके लिए न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, अनुसुईया साराभाई। ठीक है, तो ये एक तरीके का रिफ्ट था कि जो प्लेग बोनस है वो रोक दिया गया था। ठीक, दूसरा, द वर्कर्स ऑफ द मिल टर्न टू अनुसुईया साराभाई फॉर हेल्प इन फाइटिंग फॉर जस्टिस। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया कि हाँ, अनुसुईया साराभाई थी, जो कि बेसिकली एक बड़े लीडर अंबालाल साराभाई की सिस्टर थी। उन्होंने इस केस को हैंडल किया था, इस चीज को लेकर के वो कर रही थी। ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन और जस्टिस के लिए लड़ाई उन्होंने करी थी। ठीक है, वर्कर्स जो थे वो प्लेग बोनस को लेकर के बहुत सारी डिमांड कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करने की, और उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें लगभग 50% राइज भी होना चाहिए वेजेस में। ठीक है, तो ये चूंकि वॉर टाइम इन्फ्लेशन चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था, तो वर्कर्स ये भी मांग रहे थे कि उनके वेजेस में 50% का इन्फ्लेशन किया जाना, मतलब बढ़ाया जाना चाहिए 50%। ठीक है, लेकिन मेजर जो इशू था वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस ही था। तो इसमें जो है केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, तो आप इसमें बी लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपको बात करनी है 1918 के। इफ यील्ड्स लेस देन 1/4 ऑफ नॉर्मल प्रोड्यूस फार्मर्स वर एंटाइटल्ड फॉर रेमिशन। ठीक है। नंबर 2, द गुजरात सभा फॉरवर्डेड फॉर द कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, गांधी आस्क्ड द फार्मर्स टू पे द टैक्सेस एंड आस्क फॉर रिफंड। Point number 4, Sardar Patel organized the tax revolt which the different ethnic and caste communities of खेड़ा supported। ठीक है। देखिए, पहला जो है सूखा पड़ा हुआ था, एक मतलब बैकग्राउंड में समझिए, सूखा पड़ा हुआ था, क्रॉप्स फेल हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है ना। और जो उस नियम के अनुसार क्या हो रहा था कि अगर नॉर्मल प्रोड्यूस के 1/4 से कम है प्रोडक्शन, ठीक है, रेवेन्यू कोड ये कहता है कि अगर नॉर्मल प्रोड्यूस के 1/4 से यानी कि 1/4 से कम प्रोडक्शन हो रहा है तो फार्मर्स को रिमिशन मिलनी चाहिए, यानी कि छूट मिलनी चाहिए। ठीक। तो लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। गुजरात सभा, जिसमें किसान भी थे और बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी थे, ठीक है ना, वो चाहते थे कि 1919 का रेवेन्यू असेसमेंट सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि फसलें खराब हुई हैं और सूखा पड़ा है। ठीक है। तीसरी बात, जो गांधी जी ने कहा कि पे टैक्सेस एंड आस्क फॉर रिफंड, नहीं, गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। गांधी जी ने कहा था नॉट टू पे टैक्सेस। ठीक है ना। उन्होंने टैक्स देने से मना किया था कि टैक्सेस ना दिए जाए। ठीक है। और जो सरदार पटेल थे उनको सपोर्ट मिला था सभी लोगों का टैक्स रिवोल्ट में। ठीक है। तो 1, 2 और 4 सही है, तो तीसरा गलत है केवल, तो आप इसमें सी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। which is the main objective of Rowlatt Act? Consider the given below options and choose the correct one। ठीक है। Rowlatt एक्ट को लेकर के पहला पॉइंट यह है कि एक्टिविस्ट शुड बी डिपोर्टेड और इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है। नंबर 2, activists should be warned first and if second time indulge in the same will be deported। Point number 3, to arrest of Indian without warrant on mere suspicion। यानी कि पहली बात यह है कि जो भी जिसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी उसको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, वहां से हटा दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि पहली बार में उनको चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार में वो करते हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इंडियंस को बिना वारंट के केवल शक के आधार पर डिपोर्ट या इंप्रिजन किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट गलत है और तीसरा पॉइंट सही है। तो आप इसमें लगाएंगे डी, यानी बोथ ए एंड सी सही है, इसमें बी गलत है। ठीक है ना। तो मतलब इसमें यह था कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला स्लोगन था। तो उस वजह से केवल सस्पिशन के ग्राउंड पर उनको ये चीजें अरेस्ट किया जा सकता था और 2 साल के लिए किया जा सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विद रेफरेंस टू सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में किया गया था, विरोध में किया गया था, उसके बारे में विचार करना है। पॉइंट नंबर 1, गांधी जी कॉल्ड रॉलेट एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। ठीक है। दूसरा, इन दिस गांधी जी टुक हेल्प फ्रॉम द यंग मेंबर्स ऑफ होम रूल सोसाइटी। ठीक है। इसमें गांधी जी ने होम रूल सोसाइटी के यंग मेंबर्स को पार्टिसिपेट करवाया, उनको बुलवाया, उनसे हेल्प ली। तीसरा, पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड अर्बन पुअर स्टार्टेड प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगल आफ्टर दिस सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के बाद किसान और जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, वो और शहरी गरीब, इन ये सब भी सत्याग्रह के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगे।
ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। गांधी जी ने कहा कि ये तो ब्लैक एक्ट है, इसमें तो किसी भी एक्टिविटी के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी केवल सस्पिशन के ग्राउंड पर। तो ये काला कानून है, गांधी जी का यही कहना था, ये स्लोगन, ये कहना भी गांधी जी का ही था। दूसरा, उन्होंने सत्याग्रह सभा बुलाई और यंग मेंबर्स ऑफ होम रूल और पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए कहा। तीसरी बात, इस आंदोलन के साथ ही और इस आंदोलन के बाद ही जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल होगा उसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस और अर्बन पुअर पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली। ठीक है, तो इसमें तीनों पॉइंट सही हैं, आप डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 16 है आपका। विद रेफरेंस टू गांधी जीज अर्ली एक्टिविज्म इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, फर्स्ट मास स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी के आंदोलनों के बारे में बात करनी है। तो देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है, जो चंपारण सत्याग्रह है वो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सीडीएम है पहला गांधी जी का। ठीक है, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, नोट कर लीजिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो पहली हंगर स्ट्राइक है। ठीक, जो खेड़ा सत्याग्रह है वो पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। खेड़ा सत्याग्रह पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ठीक, और रॉलेट एक्ट पहला मास स्ट्राइक है। ये तो सही है। ठीक, तो ये आप इसी फ्रेम में नोट कर लीजिएगा जिससे आपको ये क्लियर रहे। तो इस हिसाब से केवल 2 सही है, तो आप इसमें केवल सी लगाइए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू जलियांवाला बाग मास्कर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको विचार करना है। नंबर 1, द क्राउड हैड गैदर्ड द पुअरेस्ट the crowd had gathered to protest the arrest of Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. And point number 2, in protest, Gandhiji renounced his title of knighthood. ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट के विरोध में खड़ी हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। 9 अप्रैल को 2 बड़े राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी आधार के। ठीक है ना, और इसी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी जो कि जलियांवाला बाग में हुई थी। ठीक है, 10 अप्रैल को जो है बहुत सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए थे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इस प्रोटेस्ट में गांधी जी ने नाइटहुड दे दिया था। देखिए, गांधी जी को नाइटहुड मिला ही नहीं था। ठीक, नाइटहुड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ये पॉइंट तो फंडामेंटली गलत है। और जलियांवाला बाग कांड के बदले जो है जो गांधी जी ने किया था, गांधी जी को क्या मिला था? गांधी जी को मिली थी जो थी कैसरे हिंद मिली थी। ठीक है ना, कैसरे हिंद मिली थी। और कब मिली थी? जो गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को बोर वॉर में। ठीक है ना, बोर वॉर में जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था गांधी जी ने, उसके बदले उनको कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक, तो यहां पर दूसरा पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट सही है, तो आप ए लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू हंटर कमिटी। पहला, द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंसेज इन पंजाब ओनली। दूसरा, देयर वर नो इंडियंस अमंग द कमिटी मेंबर्स। ठीक है, देखिए जो हंटर कमीशन बनता है, ठीक है, जो तो हंटर कमीशन बनता है टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंसेज इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब। ठीक है, नॉट अबाउट द पंजाब ओनली, इट वॉज अबाउट द बॉम्बे, दिल्ली
एंड पंजाब। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस कमेटी में कोई मेंबर्स नहीं थे, देखिए इंडियन मेंबर्स नहीं थे। देखिए इस कमेटी में 3 इंडियन मेंबर्स थे, चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़। ठीक है, पहले थे चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़। दूसरे जो थे पंडित जगत नारायण थे, इसके एक मेंबर थे। ठीक है, और एक थे सरदार साहेबजादा सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 इंडियन मेंबर्स थे, चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़, और दूसरे आपके थे जगत नारायण, पंडित जगत नारायण, और तीसरे थे सरदार साहेबजादा सुल्तान अहमद खान। तो 3 इंडियन मेंबर्स थे, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो आप इसमें डी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू डायरकी इन प्रोविंसेस। नहीं सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया है, डायरकी इन प्रोविंसेस नहीं है, मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द डायरकी सिस्टम। ठीक है, मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डायरकी सिस्टम, यानी कि डायरकी प्रणाली जो द्वैत शासन प्रांतों में लागू हुआ था, उसके बड़े ड्रॉबैक्स क्या थे। तो ए है इसमें, द डायरकी सिस्टम वाज टू कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये बहुत ही जटिल था, इनफैक्ट ये बहुत ही इरेशनल भी था, कॉम्प्लेक्स भी था और इरेशनल भी था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट वाज इरेशनल टू फंक्शन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वर लिस्टेड इन सेपरेट लिस्ट्स। हाँ, ये इरेशनल भी था क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जो इरिगेशन है उसको रिजर्व में डाला था और एग्रीकल्चर को ट्रांसफर में डाला था। तो अलग अलग लिस्ट में डालने से क्या है कि एग्रीकल्चर बिना इरिगेशन के नहीं होगा और इरिगेशन बिना एग्रीकल्चर के नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि एक रिजर्व में है और दूसरा ट्रांसफर्ड में है, एग्रीकल्चर को ट्रांसफर्ड में रखा है। ठीक है, तो ये इशू आ रहा था। तीसरा क्या है कि द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो केंद्रीय विधायिका है वो केंद्रीय कार्यपालिका है, वो विधायिका के लिए जवाबदेह भी नहीं है। तो डायरकी सिस्टम में ये सारी के सारे पॉइंट्स थे, तो इस वजह से आप इसको क्या करेंगे, डी को मार्क करेंगे, सभी सही हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इमरजेंस ऑफ गांधी वाला चैप्टर हो गया। अब चैप्टर नंबर 14 हम लोग करेंगे, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग और खिलाफत। तो अगला जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत होगा। आप तैयार करके रखिएगा, आपको नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट।